हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनर्जेटिक मिरर 2.0 में। 11th फेब का करंट अफेयर लेकर मैं तैयार हूं। क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये सेशन पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड एंड अदर सोर्सेस से सेलेक्टेड न्यूज़ कलेक्ट करके कंपाइल की जाती हैं जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट हो। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहले मैं इसमें डिस्कस करता हूं जो रिसेंटली डेज में न्यूज़ेस रही होती हैं, उनसे कुछ एमसीक्यू फ्रेम करता हूं, वो एमसीक्यू डिस्कस होते हैं, देन इसके बाद करंट न्यूज़ का डिस्कशन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। तो आज का इंस्पिरेशनल कोट कह रहा है, आजाद रहिए विचारों से लेकिन बंधे रहिए अपने संस्कारों से। तो चलिए इसी इंस्पिरेशनल कोट के साथ बढ़ते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ। तो फर्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, द इंडियन गवर्नमेंट हैज रिसेंटली सेट अ टारगेट टू 100% इलेक्ट्रिफिकेशन टू ब्रॉड गेज रूट टू बी कंप्लीटेड बाय विच ईयर। भारत सरकार ने हाल ही में ब्रॉड गेज मार्गों के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य किस वर्ष तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन इज 2028, 2030, 2025, 2023। इसका सही आंसर है 2023। भारत सरकार ने 2023 तक ब्रॉड गेज मार्गों को 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। तो नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड नो रोड टैक्स रजिस्ट्रेशन फी ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर कोई सड़क कर पंजीकरण शुल्क की घोषणा की है? ऑप्शन इज पंजाब, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना। सही आंसर है आपका तेलंगाना। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, हु इज द ऑथर ऑफ द नोवेल टाइटल्ड वेयर बैट्स। वेयर बैट्स नामक उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन इज रॉबर्ट एरविन हावर्ड, आर्थर कॉनन डॉयल, झुंपा लाहिड़ी, एमिली डिक्सन। इसका सही आंसर है झुंपा लाहिड़ी। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज इनॉग्रेटेड एरो इंडिया एट विच एयरफोर्स स्टेशन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस एयरफोर्स स्टेशन का एरो इंडिया का उद्घाटन किया है? ऑप्शन इज बीदर, येलहंका, डुंडीगल, उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ एबव। तो बढ़ते हैं सही आंसर की तरफ। सही आंसर है येलहंका। एरो इंडिया का इनॉग्रेशन कहां से हुआ था? येलहंका से। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, विच स्टेट कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द चीफ मिनिस्टर वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम। किस राज्य मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री जल संरक्षण कार्यक्रम को मंजूरी दी है? ऑप्शन इज असम, महाराष्ट्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम किस राज्य के द्वारा अप्रूवल दिया गया है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, विच इज द फर्स्ट स्टेट टू कंप्लीट 5 लाख वैक्सीन। 5 लाख टीकों को पूरा करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन इज उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो सही आंसर है उत्तर प्रदेश। 5 लाख टीकों को पूरा करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। स्टार्ट करते हैं अपनी न्यूज़ेस का सिलसिला, बढ़ते हैं अपनी फर्स्ट न्यूज की तरफ, देखते हैं फर्स्ट न्यूज क्या कह रही है। तो फर्स्ट न्यूज आ रही है केरला से। देखिए ये न्यूज न्यू इंडियन एक्सप्रेस से ली गई है। तो फर्स्ट न्यूज आ रही है आपकी केरला से। केरला नॉलेज मिशन लॉन्च्ड। द स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड केरला knowledge mission which aims to transform the state into a knowledge economy. Chief Minister Pinarayi Vijayan inaugurated the project at an event held at Mascot Hotel. होटल का नाम दिया गया है Mascot Hotel, थिरुवनंतपुरम. The mission will promote innovative ideas, coordinate knowledge initiatives and equip young people with update skills. This digital platform will create a great opportunity for those who took a break from work and jobless to connect with global employers. They can upskill and earn more knowledge preferred by the employers. This will create at least 3 lakh jobs in a year, and Kerala government also provide benefits such as insurance and loan assistance for the entrepreneurs through this platform, Pinarayi said. केरल ज्ञान मिशन की शुरुआत की।
राज्य सरकार ने केरल ज्ञान मिशन शुरू किया है, जिसका उद्देश्य राज्य को ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने तिरुवनंतपुरम के मैस्कट होटल में आयोजित एक कार्यक्रम में इस परियोजना का उद्घाटन किया। नवीन विचारों को बढ़ावा देना, ज्ञान की पहल को समन्वित करना और अद्यतन कौशल के साथ युवाओं को लैस करना। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए एक महान अवसर पैदा करेगा जिन्होंने वैश्विक नियोक्ताओं से जुड़ने के लिए काम और नौकरी से अवकाश लिया था। वे नियोक्ताओं द्वारा अधिग्रहित और अधिक ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। यह एक वर्ष में कम से कम 3 लाख नौकरियां पैदा करेगा और केरल सरकार इस मंच के माध्यम से उद्यमियों के लिए बीमा और ऋण सहायता जैसे लाभ प्रदान करती है। केरल ज्ञान मिशन, ठीक है, तो डायरेक्टली ध्यान रखेंगे केरल ज्ञान मिशन भाई कहां पे, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के द्वारा तिरुवनंतपुरम के मैस्कट होटल में यह आयोजित किया गया, वहां से इसका क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट न्यूज आपकी कर्नाटका से आ रही है। द ऑफिस ऑफ द कर्नाटका डिजिटल इकोनॉमी मिशन KDEM was inaugurated in Karnataka. The office was inaugurated with the objective of increasing the digital economy contribution to gross state domestic product by 30%. इंपॉर्टेंट न्यूज है तो इसी वजह से इसको लेकर आया गया है। द ऑफिस वॉज इनॉग्रेटेड विद द objective of increasing the digital economy contribution to gross state domestic product GSDP by 30%. Along with the office, the Beyond Bengaluru report was also published, which will facilitate to achieve the target of increasing the contribution. The mission was founded on a public-private partnership model. In the mission, the industries like India Electronics and Semiconductor Association IESA, NASSCOM, the Associate Chamber of Commerce and Industry of India ASSOCHAM, and Vision Group startups have a 51% stake. 51% stake in industries has been allowed in order to make this office more industry friendly, while 49% of the stake has been kept with the government. The government will act as a facilitator in the Karnataka Digital Economy Mission Office, Karnataka Digital Economy Mission Office, rather than an authority. तो बियॉन्ड बेंगलुरु के लिए अब ध्यान रखेंगे कर्नाटका डिजिटल इकोनॉमी मिशन ऑफिस। द स्ट्रेंथन डिजिटल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए द गवर्नमेंट विल फोकस टू इंप्रूव कनेक्टिविटी इवन टू रिमोट पार्ट्स। इट विल प्रोवाइड 24/7 इलेक्ट्रिसिटी in those areas. The government will also reduce the rural urban divide by creating the needed infrastructure. The KDEM is aimed at attracting investments for the IT or ITES sector in the state. It also seeks to create 10 lakh jobs by 2025. The office will work to achieve the target with the focus on 5 verticals of IT, namely the innovations, startups, products and services, electronic system design, manufacturing, ESDM, Beyond Bengaluru and Talent Accelerator. The office has been established with the aim of reaching the goal of $150 billion in IT exports through the state. It also wants to make Karnataka a $300 billion economy by 2025. कर्नाटक डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के कार्यालय का उद्घाटन कर्नाटक में किया गया। कार्यालय का उद्घाटन सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP में डिजिटल अर्थव्यवस्था के योगदान को 30% तक बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था। कार्यालय के साथ बियॉन्ड बेंगलुरु रिपोर्ट भी प्रकाशित की गई, जो योगदान बढ़ाने के लक्ष्य को प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगी। मिशन की स्थापना एक सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर की गई थी। मिशन में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर एसोसिएशन IESA, NASSCOM, द एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया ASSOCHAM और विजन ग्रुप स्टार्टअप जैसे उद्योगों की 51% हिस्सेदारी है। इस कार्यालय को अधिक उद्योग के अनुकूल बनाने के लिए उद्योगों में 51% हिस्सेदारी की अनुमति दी गई है, जबकि 49% हिस्सेदारी सरकार के पास रखी गई है। सरकार एक प्राधिकरण की बजाय कर्नाटक डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन कार्यालय में एक सुविधा के रूप में कार्य करेगी। डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार दूर दराज के हिस्सों तक भी
कनेक्टिविटी में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। यह उन क्षेत्रों में 24/7 बिजली प्रदान करेगा। सरकार आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार करके ग्रामीण शहरी विभाजन को भी कम करेगी। केडीईएम का उद्देश्य राज्य में आईटी या आईटीएस क्षेत्र के लिए निवेश आकर्षित करना है। यह 2025 तक 10 लाख नौकरियां सृजित करना चाहता है। कार्यालय आईटी के 5 वर्टिकल यानी इनोवेशन एंड स्टार्टअप, उत्पादों और सेवाओं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, बियॉन्ड बेंगलुरु पर फोकस के साथ लक्ष्य हासिल करने के लिए काम करेगा और प्रतिभा त्वरक राज्य के माध्यम से आईटी निर्यात में $150 बिलियन के लक्ष्य तक पहुंचने के उद्देश्य से कार्यालय की स्थापना की गई है। यह कर्नाटक को 2025 तक $300 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना चाहता है। तो यहां से ये क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम हो सकता है कि भाई कर्नाटक को 2025 तक कितने बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना चाहता है? 300 बिलियन डॉलर, 300 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट न्यूज आ रही है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस की तरफ से। द इकोनॉमिक टाइम्स से ये न्यूज ली गई है। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस लॉन्चेस हेल्थ एडवांटेज। Bharti AXA General Insurance has announced the launch of Health Advantage, a health insurance policy that provides protection against expenses related to medical exigencies and other healthcare services. भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने हेल्थ एडवांटेज लॉन्च किया। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी की शुरुआत की है, जो एक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी है जो चिकित्सा परिश्रम और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित खर्चों से सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, दिल्ली कैबिनेट अप्रूव्स मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा स्कॉलरशिप स्कीम। The Delhi Cabinet approved Mukhyamantri Vigyan Pratibha Pariksha, in which ₹5,000 will be provided to 1,000 meritorious students of class 9 in School of Delhi as a science scholarship. The scholarship will provide a boost to science education in secondary class at the school level. दिल्ली मंत्रिमंडल ने कैबिनेट मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दी। दिल्ली कैबिनेट ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को मंजूरी दे दी है, जिसमें दिल्ली के स्कूलों में कक्षा 9 के 1000 मेधावी छात्रों को विज्ञान छात्रवृत्ति के रूप में 5000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। छात्रवृत्ति स्कूली स्तर पर माध्यमिक कक्षाओं में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देगी। यहां से क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम हो सकता है कि भाई मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा छात्रवृत्ति योजना किस राज्य कहां पे शुरू की गई? दिल्ली में शुरू की गई। कितने छात्रों को दी जाएगी? कक्षा 9th के 1000 मेधावी छात्रों को विज्ञान छात्रवृत्ति के रूप में 5000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। इस तरह से क्वेश्चंस यहां से फ्रेम हो सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है नेशनल डिवॉर्मिंग डे। नेशनल डिवॉर्मिंग डे से रिलेटेड न्यूज पे बात की गई है। यह न्यूज टाइम्स नाउ से ली गई है। National Deworming Day 2021. Know more about intestinal worms, symptoms, causes and prevention. Every year 10th February and 10th August are observed as the National Deworming Day. The day aims at eradicating intestinal worms, also referred to as soil transmitted helminths (STH) among children within the age brackets of 1 to 19 years. Consistent with the World Health Organization, about 241 million children in India within the age of 1 to 14 years are at risk of parasite intestinal worms or STH. This suggests India accounts for about 28% of the entire number of children globally estimated to be at risk of STH infections. राष्ट्रीय डिवॉर्मिंग दिवस 2021 आंतों के कीड़े, लक्षण, कारण और रोकथाम के बारे में हर साल 10 फरवरी और 10 अगस्त को राष्ट्रीय डिवॉर्मिंग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य आंतों के कीड़ों को मिटाना है, जिसे 1 से 19 वर्ष के भीतर के बच्चों में मृदा संक्रमित हेलीमंथस STH कहा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुरूप 1 से 14 वर्ष की आयु के भीतर भारत में लगभग 241 मिलियन बच्चों, ये डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, 241 मिलियन चिल्ड्रंस
को 241 मिलियन बच्चों को परजीवी आंतों के कीड़े या एसटीएच का खतरा है। इससे पता चलता है कि भारत में विश्व भर में एसटीएच संक्रमणों को जोखिम के बारे में 28% बच्चों की संख्या है। ऑल ओवर वर्ल्ड का कितने परसेंट है? 28%। ये न्यूज टाइम्स नाउ से ली गई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है मध्य प्रदेश से और ये न्यूज ऑल इंडिया रेडियो से ली गई है। मध्य प्रदेश लॉन्च सांस कैंपेन टू रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी। द हेल्थ डिपार्टमेंट इन मध्य प्रदेश हैज लॉन्च्ड द सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। सांस नाम रखा गया है SAANS, फुल फॉर्म है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली campaign with the aim of reducing infant mortality due to pneumonia. Around 4,000 health and wellness centers have been set up in Madhya Pradesh for this purpose. मध्य प्रदेश ने शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए सांस अभियान शुरू किया। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने निमोनिया के कारण शिशु मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से निमोनिया को सफलतापूर्वक कैंपेन सांस करने के लिए सामाजिक जागरूकता और कार्रवाई शुरू की है। इस उद्देश्य के लिए मध्य प्रदेश में लगभग 4000 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित किए गए हैं। तो आप समझ ही रहे होंगे कि यहां से क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है। निमोनिया से लड़ने के लिए सांस कैंपेन किस राज्य में शुरू किया गया? मध्य प्रदेश। कितने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ओपन किए जाएंगे? 4000। या डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में निमोनिया से लड़ने के लिए शिशु मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य के लिए कौन सा कैंपेन लॉन्च किया गया है? तो सांस कैंपेन लॉन्च किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है मोदी एंड गनी वर्चुअल मीट टुडे। टुडे की जगह यस्टरडे होगा क्योंकि ये न्यूज क्या रिसेंटली है, आज हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये कल की न्यूज है। तो कल के लिए यहाँ पे टुडे लिखा हुआ है, तो यानी कि यस्टरडे यानी कि कल ये मीटिंग हुई थी। मोदी गनी वर्चुअल मीट यस्टरडे इंडिया अफगानिस्तान टू साइन पैक्ट ऑन द न्यू डैम। India and Afghanistan are expected to sign an agreement on a new dam to supply drinking water to Kabul during a virtual meeting between Prime Minister Narendra Modi and President Ashraf Ghani, signaling New Delhi's commitment to the war-torn country. The dam was part of new development initiatives unveiled by India last November. India is also taking up 150 community projects worth $80 million in Afghanistan, part of measures to take development to small communities through a scheme that have a direct impact on the lives of the people. Shahtut Dam will provide drinking water to 2 million residents of Kabul city and also feed irrigation projects. It will build on the 202 kilometer Pul e Khumri electricity transmission line built in Round 9 to provide power to Kabul. मोदी गनी आभासी मुलाकात कल हुई भारत अफगानिस्तान नए बांध पर समझौता करने के लिए। भारत अफगानिस्तान के बीच नई दिल्ली में युद्धग्रस्त देश के प्रति प्रतिबद्धता के बारे में नई दिल्ली को संकेत देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति अशरफ गनी के बीच एक आभासी बैठक के दौरान काबुल को पीने के पानी की आपूर्ति के लिए एक नए बांध पर एक समझौते पर हस्ताक्षर करने की उम्मीद है। बांध पिछले नवंबर में भारत द्वारा अनावरण किए गए नई विकास पहलों का हिस्सा था। भारत अफगानिस्तान में $80 मिलियन की 150 सामुदायिक परियोजनाएं भी ला रहा है। छोटे समुदायों के लिए विकास को उपायों के माध्यम से, उन योजनाओं के माध्यम से ले रहा है जो लोगों के जीवन पर सीधा प्रभाव डालते हैं। सहतूत बांध काबुल शहर के 2 मिलियन निवासियों को पीने का पानी प्रदान करेगा। सिंचाई परियोजनाओं को भी यह काबुल को शक्ति प्रदान करने के लिए 2009 में निर्मित 202 किलोमीटर के पुल एक खुमरी विद्युत पारेषण लाइन का निर्माण करेगा। तो इससे फैक्ट्स आप ध्यान रखेंगे। ये न्यूज द हिंदुस्तान टाइम्स से ली गई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है एयरबस टू पार्टनर फ्लाई टेक टू ट्रेन ड्रोन पायलट्स इन इंडिया। ये न्यूज एयरबस से आ रही है। ये न्यूज द इकोनॉमिक टाइम्स से ली गई है।
Airbus signed a memorandum of understanding with Flytech Aviation Academy, a leading Indian aviation training academy, to explore collaboration opportunities in remotely piloted aircraft system training. The MOU was inked at Aero India 2021, the country's premier defense and aerospace show, which began here. Airbus said in a statement that it brings a wealth of experience in aviation training, courseware development, safety and quality standards, while Flytech excels in aviation training services including the training of unmanned aerial vehicle. भारत में ड्रोन पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए एयरबस पार्टनर फ्लाईटेक को एयरबस ने रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम आरपीएएस प्रशिक्षण में सहयोग के अवसरों का पता लगाने के लिए एक प्रमुख भारतीय विमानन प्रशिक्षण अकादमी फ्लाईटेक एविएशन अकादमी के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। देश के प्रमुख रक्षा और एरोस्पेस शो एरो इंडिया 2021 में समझौता ज्ञापन किया गया था। एयरबस ने एक बयान में कहा कि यह विमानन प्रशिक्षण अनुभव, विकास, सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों में अनुभव का खजाना लाता है, जबकि विमानन प्रशिक्षण सेवाओं में फ्लाईटेक एक्सेल, जिसमें मानव रहित हवाई वाहन का प्रशिक्षण शामिल है। तो डायरेक्टली आप ध्यान रखेंगे किसके साथ ड्रोन पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए एग्रीमेंट साइन हुआ है, एमओयू साइन हुआ है फ्लाईटेक एविएशन अकादमी के साथ। ये न्यूज इकोनॉमिक टाइम से थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है जीएमआरएस दिल्ली एंड हैदराबाद एयरपोर्ट्स रिसीव्ड एसीआई रिकॉग्निशन। GMR run Indira Gandhi International Airport in New Delhi and Rajiv Gandhi International Airport in Hyderabad have received the ACI Airport Council International world's prestigious Voice of Customer recognition. Both airports have been recognized for their continuous effort to listen to their passengers, engage and gather feedback to understand their needs and ensure customers' voice and heard during the COVID-19 pandemic in 2020। ये न्यूज भी आपकी हिंदुस्तान टाइम्स से है। जीएमआर के दिल्ली और हैदराबाद हवाई अड्डों को ACI की मान्यता प्राप्त। नई दिल्ली में जीएमआर द्वारा संचालित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और हैदराबाद में राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को ACI एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने दुनिया के प्रतिष्ठित वॉइस ऑफ कस्टमर की मान्यता प्राप्त है। दोनों हवाई अड्डों को उनके यात्रियों को सुनने, उनकी जरूरतों को समझने और ग्राहकों की आवाज को सुनने और 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान सुनने को सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास करने के लिए उनके प्रयासों को मान्यता दी गई है। यह न्यूज द हिंदुस्तान टाइम्स से थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है बंसी कौल पास्ड अवे ऑन 6th Feb, अ मास्टर ऑफ स्टेज क्राफ्ट एंड पेंटिंग एंड वन ऑफ द designers of the opening ceremony of the 2010 Commonwealth Games in Delhi. Bansi Kaul passed away on 6th Feb after a battle with cancer. बंसी कौल कौन है? डायरेक्टली ऑबिचरी से जो न्यूज आती है डायरेक्टली ये क्वेश्चन फ्रेम होता है, भाई बंसी कौल जी किस फील्ड से बिलोंग करते हैं? तो मास्टर ऑफ स्टेज क्राफ्ट, एक्सप्लोरर ऑफ ह्यूमर, हास्य कलाकार थे ये, मास्टर ऑफ स्टेज क्राफ्ट थे और कॉमनवेल्थ में इन्होंने ओपनिंग सेरेमनी में क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में जो कि न्यू दिल्ली में हुए थे। बंसी कौल का 6 फरवरी को निधन हो गया। दिल्ली में 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स के उद्घाटन समारोह के मंचन और पेंटिंग के एक और डिजाइनर बंसी कौल का कैंसर से लड़ाई के बाद 6 फरवरी को निधन हो गया। बंसी कौल मास्टर ऑफ स्टेज क्राफ्ट या हास्य के खोजकर्ता, हास्य कलाकार थे बंसी कौल जी, जिनका हाल ही में निधन हुआ। यह न्यूज द इंडियन एक्सप्रेस से ली गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हमारे लिए मात्र एक न्यूज है और किसी का क्या है? ऑबिचरी है, डेथ है, कभी कभी बड़ा। चलिए नेक्स्ट भी ऑबिचरी है। जैसा कि आपको पता है सभी को, एक्टर राजीव कपूर डाइज एट 58। Rajiv Kapoor, who was also a film producer and director, was the youngest son of the legendary Raj Kapoor and the brother of Ranbir Kapoor and Rishi Kapoor. 58 साल के अभिनेता राजीव कपूर का निधन। देखिए अब दोनों में कंपैरिजन करें। अब देखिए कंपैरिजन, ऑबिचरी है फिर भी कंपैरिजन, लेकिन क्या करें, मजबूरी है हम लोगों की, एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप देखिए दोनों ऑबिचरी में से इंपॉर्टेंट होगा बंसी कौल जी का निधन।
राजीव कपूर जी प्रोमिनेंट तो भी हैं, ऐसा मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये थोड़ा सा क्या है, नॉर्मल सा नेम है, सभी को पता है राजीव कपूर जी का निधन हुआ। ठीक है, क्या किससे बिलोंग करते हैं, फिल्म अभिनेता, निर्माता और निर्देशक हैं, ज्यादातर लोगों को पता होगा। एज अ इंफॉर्मेशन बेसिस से मैंने ये न्यूज यहां पर रखी हुई है। और बंसी कौल जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, नाम ध्यान रखिएगा, हास्य कलाकार हैं, ये ध्यान रखिएगा। और ये मैं इंफॉर्मेशन के बेसिस से इस न्यूज को मैंने यहां पर लिया है। 58 साल के अभिनेता राजीव कपूर का निधन हुआ। राजीव कपूर जो एक फिल्म निर्माता और निर्देशक भी थे, दिग्गज राज कपूर के सबसे छोटे बेटे थे और रणधीर कपूर और ऋषि कपूर के भाई। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। सेव वाटर, सेव ट्री, सेव लाइफ, सेव अर्थ एंड सेव नेचर। अगर नेचर सेव रहेगा तो हम और आप भी सेव रहेंगे। और ये हमें कहना नहीं है, हमें कुछ करना भी है। जो भी आप कर सकते हैं, छोटे से छोटा कदम उठाइए सेव करने के लिए अपने नेचर को। अगर आपने सेशन एंजॉय किया है तो लाइक करें, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आपका अगर कोई सुझाव है तो वो आप कमेंट बॉक्स में आकर दे सकते हैं। थैंक यू फॉर एवरीवन, हैव अ नाइस डे।